नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की उपचुनाव को लेकर के एक खास चर्चा हो रही है। विधानसभा उपचुनाव का घमासान चल रहा है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव का घमासान जारी है, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं जो विश्लेषण एक एक सीट का कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि सातों सीटें कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे और भाजपा कह रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन उसके पीछे का गुणा गणित आखिर क्या है, किसकी कैसी रणनीति है, किसने कौन से मुद्दे उठाए और क्या वाकई में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या फिर जातिगत समीकरण काम कर रहे हैं, किसने कैसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिस पर मतदाता भरोसा जताएंगे या नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद की बात है। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात कर लें तो जो मतदान प्रतिशत जिस तरीके से आ रहा है उसका हर एक विश्लेषण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ शिखा खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मीणा जी भी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हैं और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी से पूछे तो वो ये कह रहे हैं कि सातों की सातों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। सातों सीटें जीतने का इतना ज्यादा आत्मविश्वास क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जो बात अभी आप कर रही हैं उसमें सबसे पहली बात यही है कि जो चुनाव अभी हो रहा है ये चुनाव मुद्दों का चुनाव न होकर जातीय संघर्ष में बदल गया। जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं और जिस तरह से भाजपा इस चुनाव का संचालन कर रही है, उन्होंने अपने पूरे देश का तंत्र इसमें झोंका हुआ है। और उनकी एक स्थिति है, वो जैसे अभी पंकज जी कह रहे थे, बांटो और बटेगा तो कटेगा। तो सवाल यह कि जिस तरह की ये हिंसक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं कि बटेगा तो कटेगा, सवाल है लोकतंत्र में इसकी क्या व्यवस्था है, क्या ये कानूनी इसका आधार है? लेकिन सवाल यह है कि चूंकि मानसिकता आपराधिक है इसलिए वो बटेगा तो कटेगा की बात करते हुए चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब बटेगा तो कटेगा। ये बात सही है, आपकी बात में दम इसलिए है क्योंकि आप समाज को काट रहे हैं, आप समाज को बांट रहे हैं। आपने इस चुनाव में लोकतंत्र में भोले भाले वोटर जो हैं, मतदाता जो हैं, उनको आपने बहकाया हुआ है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के अलावा भी आपने दूसरे कैंडिडेटों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराए ताकि वोट का विभाजन हो। तो बांटने का ही तरीका तो बात समझ में आता है, लेकिन कटने की क्या बात है? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जनता बहकी हुई है, कानूनी रूप से ये गलत है। आप ही कह रहे जनता बहकी हुई है, तो सही राह पर आप ले बहकाने का प्रयास भाजपा कर रही है। मैं बता रहा हूं ना आपको, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जातीय समीकरण को साधते हुए भाजपा ने कांग्रेस के जिस प्रत्याशी खड़ा किया उसी जाति के लोगों को वित्तीय संसाधन देकर उनके चुनाव को लड़ाने की व्यवस्था की ताकि वोट बटे। वोट बट रहा है इसलिए लोकतंत्र अमर्यादित हो रहा है। और बात ये समझने की है, लोकतंत्र बिल्कुल प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि वोट बट रहा है, लेकिन हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद है। योगेश जी हमारे साथ मौजूद है, पंकज मीणा जी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ पंकज सोनी जी भी मौजूद है। पंकज मीणा जी, मैं आप पर चाहूंगी कि आप जवाब दें क्योंकि देखिएगा पंकज मीणा जी, 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, निगाहें तो हैं, लेकिन हॉट सीट में सबसे ज्यादा चर्चा खिवसर की रही। हनुमान बेनीवाल ने चुनावी रैली में एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 35,000 से अधिक वोटों पर बार सेंधमारी करने की तैयारी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को 70,000 पर ही रोक दिया जाएगा, जहां 2023 के चुनाव में 77,000 तक वोट पाए थे। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं पंकज जी, क्योंकि यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है? देखिए, हनुमान बेनीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो हनुमान बेनीवाल या उनकी टीम बता पाएगी, परंतु पूरी राजस्थान की जनता हनुमान बेनीवाल जी की बोली की वो क्रेडिबिलिटी अच्छे से जानती है कि वो आज क्या बोल रहे हैं और अभी 1 घंटे बाद क्या बोलेंगे और कल सुबह क्या बोलेंगे, इस पर भी पूरे राजस्थान की जनता अच्छे से जानती है। दूसरी बात है, अभी मैं प्रदीप चतुर्वेदी जी की बात सुन रहा था, मेरे को इनकी बातों से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये मान लिया है कि वो मतों का विभाजन हो रहा है, उसको ये दूसरे अंदाज में कह रहे थे। और जो मतों का विभाजन हो रहा है उससे नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, ये लोग कांग्रेस स्वीकार कर चुके हैं। मैंने कहा कथन यह है कि विभाजन का प्रयास हो रहा है, विभाजन अभी हुआ नहीं, उसका फैसला जनता करेगी, लेकिन आप विभाजन का प्रयास कर रहे हैं, यही आपकी रणनीति है। ठीक है, मैं आप ही बात आगे आप ही की बात कंटिन्यू करता हूं। आपके कैंडिडेट हैं, आपने वित्तीय साधन उपलब्ध करा के कांग्रेस को वोट करने की जो रणनीति चली है उसका जनता जवाब देगी। हाँ, मैं आप ही की बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप कह रहे हैं मतों का विभाजन होने का प्रयास हो रहा है, पर मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन 7 उपचुनाव में बहुत डरी हुई है, बहुत दहशत में है, खौफजदा है। और इसी का परिणाम है कि आप मजे की बात देखिए, कांग्रेस का डांसिंग बॉय अपनी बगल की विधानसभा में प्रचार करने नहीं जाता है। लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले पीसीसी के चीफ है, कांग्रेस के माई बाप है, मालिक है, और वो बगल में झुंझुनू की विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाते हैं। कांग्रेस का पूर्व सीएम
जो अभी लगभग जुम्मा एक साल पहले जो सीएम हुआ करते थे, वो झुंझुनू के अंदर प्रचार करने नहीं जाते, वो 84 के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं। ये 2 विधानसभा ऐसी है 7 में से, 84 और झुंझुनू, जहां कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा। आप बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कांग्रेस के जो खेवनहार हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कोई अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रचार नहीं करते। पॉलिटिक्स तो दोनों इसकी जरूरत कांग्रेस महसूस नहीं करती है। हमारा स्थानीय कार्यकर्ता और नेतृत्व उस चुनाव को लड़ रहा है। हमारे पूरे चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी पूरी चुनाव कमान संभाले हुए हैं। हम लोग इतने आश्वस्त हैं प्रदेश के नेतृत्व पर कि हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। सवाल यह है कि आपका पूरा देश का तंत्र यहां घूम रहा है, आपको विश्वास नहीं है, आपके क्षेत्रीय नेताओं में आपस में मतभेद है, आप में क्षेत्रीयवाद की लड़ाई हो रही है, लेकिन आप मेरे संगठन मेरे उसके प्रति आप कमेंट ना करें। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और लोग प्रतिपक्ष के अध्यक्ष मिलकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम आश्वस्त हैं चुनाव जीतेंगे। प्रदीप जी, मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूं जी। जहां तक बात है आप चुनाव जीत रहे हैं, मैं तो 3 विधानसभा 4 विधानसभा ऐसी गिना सकता हूं कि जो आप दूसरे नंबर पे आने की कल्पना तो कर रहे हैं क्या? खींवसर में आपकी जमानत जब्त होने वाली है, 84 में आपकी जमानत जब्त होने वाली है। जेल में है। जब आपको ये भ्रम है कि सब लोकतंत्र की सारी व्यवस्था आपकी जेल में है। आप जनता को किसी लायक नहीं समझते, आप वोटर को अपने अधिकार को समझते ही नहीं। आपकी जेल में परिणाम रखे हैं। मेरा मानना है कि मेरी पार्टी लोगों के और मतदाताओं के विश्वास को कायम रखेगी। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे। भाई जनता को तय करना ना, जनता तो पहुंच रही है पोलिंग बूथों पर, बटन ईवीएम का दबा रही है, उसको क्या करना है उसको पता है। परिणाम इनकी जेब में, परिणाम तो इनकी जेब में, कह रहे जीतेंगे। अरे प्रदीप जी, जनता के मतदाता पर भरोसा तो करो, प्रदीप जी, उनके निर्णय की कुछ व्यवस्था तो करो, उसका नहीं आपकी जेब में परिणाम रखें, उसे दिखाने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। अगर परिणाम जेब में उतरता तो फिर दावे भी हर ओर से किए जाते हैं। ठीक है योगेश जी, अगर बात एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड योगेश जी आपका रुख करना चाहेंगे। अगर बात 84 की कर लें, बात सलूम्बर की कर लें, आदिवासी बेल्ट ये माने जाते हैं, वहां पर किस तरीके से हमने देखा प्रचार हुआ, रणनीति अपनाई गई, लेकिन राजकुमार रोत को हम सुबह सुन रहे थे, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट को लोग चुनने जा रहे हैं। भाई डेवलपमेंट की बात तो मौजूदा सरकार भी कर रही है। अगर वाकई में डेवलपमेंट को लोग चुनने जा रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट कौन कर सकता है, कितना कर सकता है, ये भी लोगों को पता होगा, पता होना भी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजह है वहां पर कि बीएपी मजबूत सबसे ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संभावनाएं तलाश रही है उसमें कितनी मजबूती आपको दिखाई देती है? देखिए 84 राजकुमार रोत कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ही चुनौती है, पहले दिन से चुनौती है। बड़े अंतर से वो खुद चुनाव जीते थे, फिर सांसद का भी जीत गए, विधायक भी रह चुके वहां से। और ये पूरा इलेक्शन बीजेपी ने वहां प्रयोग किया, वहां सिमलवाड़ा प्रधान को टिकट दिया, वो भोपा का कार्य करते हैं उनको टिकट दिया, 10-12 हज़ार वोटों पर सीधी पकड़ उनकी है। कांग्रेस पार्टी ने गणेश गोगरा के कहने से महेश रोत को टिकट दिया। यह ट्रायंगुलर इलेक्शन है, लेकिन बीएपी इस सीट को लेकर पूरी तरह संतुष्ट है और उनको ये लगता है कि चुनाव आसानी से अच्छा, जीत लेंगे। एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, यहाँ जो फैक्टर है, आपने डेवलपमेंट की बात की, यहाँ 84 के अंदर और सलमपुर में ये बात सही, सलमपुर को आपको ध्यान नहीं, पिछली सरकार में गैरव सरकार में सलमपुर को जिला बनाने का निर्णय हुआ। यहाँ सवाल इस पूरे इलाके का है कि ये टीएसपी का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े इलाके के अंदर यहाँ संघ ने बहुत लंबे समय यहाँ काम किया, वनवासी परिषद ने यहाँ काम किया और उसी ने बीजेपी जब जन्म हुआ 1980 उसके बाद से गुलाबचंद कटारिया, सुंदरलाल भंडारी सरी के बड़े नेताओं ने यहाँ जड़े जमाने का काम किया। और 84 एक जमाने में बीजेपी की का एक प्रमुख रूप से एक गढ़ कहा जाता था, चाहे वो कनकमल कटारा रहे हों, चाहे वो उसके बाद सुशील कटारा का इलाका रहा हो। और ये बीएपी बेसिकली मुझे लगता है राजनीतिक दल से अगर हम आगे बढ़े तो एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है जो वहाँ पर भील प्रदेश की डिमांड करता है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्र को एक अलग दर्जे की मांग करता है, जो धार्मिक आधार पर भी अलग कोड की मांग करता है। इस तरह की बातें वहाँ होती है। तो उस लिहाज से इस पूरे समानता मंच जैसे कई जो संगठन वहाँ जनरल कास्ट के अंदर सक्रिय है, कहा जा सकता है कि ये भी बात सामने आई थी कि वो भी कहीं ना कहीं
इस पूरे मसले को लेकर एक बात राजकुमार रोध की बात के साथ जुड़े रहते हैं। जरा समझ जाएंगे ऐड ऑन इसी में करके। सवाल यह है कि बीजेपी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक समय था बीजेपी मजबूत थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीएपी का वहां पर दबदबा बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग के लिए जानी जाती है, यहाँ पर इस बार प्रयोग किया गया है क्योंकि जो बीते 2 बार हार रहे थे उनको हटाया गया, नए प्रत्याशी जो कि स्थानीय हैं उन पर दाव लगाया गया है। तो इस प्रयोग को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, गुलाब चंद कटारिया के महामहिम बनने के बाद से उनके बाद कोई बड़ा नेता स्थापित नहीं हुआ इस पूरे बेल्ट के अंदर। वो एक जमाने में स्कूटर से घुमा करते थे इस इलाके में और बीजेपी की जड़े जमाने का उन्होंने काम किया। अब सवाल ये कि कौन संभाले उस बेल्ट को। महेंद्र मालवीय को बीजेपी लेकर आ गई, लेकिन उससे बीजेपी के अंदर ही एक बड़ा असंतुष्ट खेमा पनप गया और उसको ये लगता है कि महेंद्र मालवीय अगर यहाँ पर टॉप लीडर रहेंगे बीजेपी के तो हम सब हाशिए पर चले जाएंगे। नतीजा उन्होंने मालवीय को चुनाव हरा दिया। सलमपुर की कहानी अलग है। अमृतलाल मीणा लंबे समय तक रहे, बीजेपी ने वहाँ सिंपैथी कार्ड खेला है। यहाँ कांग्रेस मुकाबले में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस मुकाबले में आई है। उसका बेसिकली कारण जो आप अभी हम बात कर रहे थे माइक्रो मैनेजमेंट की, झुंझुनू में बीजेपी के कुछ इसी तरह का मैनेजमेंट कांग्रेस ने सलमपुर में किया है। रघुवीर मीणा को मना लिया गया, लेकिन यहाँ बीएपी के प्रदर्शन पर दोनों दल टिके हुए हैं। 51,000 वोट जितेश मीणा ने लिए थे पिछले विधानसभा चुनाव में सलमपुर में, जो बीएपी के उम्मीदवार के तौर पर। अब जितेश मीणा इस बार अधिकृत उम्मीदवार है बीएपी के, वो कितने वोट लेते हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों टिकी हुई हैं और यहाँ पर भी प्रभाव बढ़ा है बीएपी का। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा ये होता है कि या तो बीएपी टूटे तब कांग्रेस का वोट बढ़े, या कांग्रेस बिल्कुल टूटे और बीएपी मुकाबले में बीजेपी के आए। तो एक दल यहाँ पर चुनौतीपूर्ण स्थिति में है कि वो क्या बीएपी की टक्कर में रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह 84 में है, एक प्रमुख राजनीतिक दल तीसरे नंबर पे जाएगा। अब वो कांग्रेस जाती है या भारतीय जनता पार्टी जाती है, बीएपी के साथ उसका मुकाबला सीधे तौर पर है। बिल्कुल योगेश जी, माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है सभी सीटों पर, जहां रूठे थे उनको मना लिया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, क्योंकि हम 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बात कर रहे हैं, दौसा की बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि दौसा को लेकर कहा गया कि यहां पर इस बार 51% से ज्यादा युवा वोटर्स जो कि अपना प्रभाव छोड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत को देखें तो सबसे पिछड़ा हुआ 32% तक बताया गया 1 बजे के करीब। तो क्या लगता है युवाओं में वोटिंग के प्रति क्या रुझान घटता हुआ दिखाई दिया, कुछ असर दिखाई देगा? एक तरफ डीडी बैरवा है, दूसरी तरफ जगमोहन मीणा। देखिए शिखा, दौसा में जो मुकाबला है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से बेहद कड़ा माना जा रहा है और साफ तौर से ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर जातिगत लामबंदी आपको देखने को मिलेगी और उसी का कारण है कि जो अन्य जातियां हैं, इन दोनों जातियों के अलावा, वो इस चुनाव से थोड़ा दूर नजर आ रही है। उसका कारण ये सीट जनरल कोटे की सीट थी जिसमें दोनों पार्टियों ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो आरक्षित वर्ग से उतार दिए। तो वहाँ का जो जनरल कास्ट का वोटर है वो इस चुनाव से काफ़ी नाराज नजर आ रहा है। तो ये जो वोटिंग कम परसेंट का जो ट्रेंड दिख रहा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जनरल कास्ट का इस वोटिंग से दूर रहना और दूसरा जो दौसा के सारे जो बूथ हैं या दौसा के जिस भी लोकेशन पे बूथ स्थापित है उनको अति संवेदनशील मानकर वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है उसकी सुरक्षा की। तो ये 2 कारण मोटे रूप से नजर आ रहे हैं कि दौसा की वोटिंग कम होती नजर आ रही है। दूसरा आपने बोला यूथ, तो यूथ में तो आजकल आपको दिख ही रहा है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो यूथ में किस तरीके से, एक तरीके से मान लीजिए छाए में है। तो शायद वो इस फैक्टर को भी समझ रहे होंगे कि जो यूथ है वही यहाँ पर उनका जो भाई है या जो भाजपा प्रत्याशी है उसकी नैया पार लगा सकता है। इसलिए कल भी वो एक यूथ आंदोलन मूवमेंट के तहत जयपुर आए थे और उन्होंने उस मूवमेंट को खत्म भी करवाया। तो कुल मिला के देखें तो अभी जो दौसा की तस्वीर नजर आ रही है, वोटिंग बेहद कम है। अगर वोटिंग इसी तरीके से रहती है तो यहाँ बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और जातिगत जो लामबंदी है वो यहाँ पे सीधे तौर पे दिखाई दे रही है। हालांकि बिहाइंड द कर्टन प्रत्याशी दूसरे लड़ रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, कांग्रेस के सचिन पायलट और बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। इन दोनों नेताओं की भी इस सीट पर वर्चस्व की लड़ रही है, जो जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद स्पष्ट होगा कि ये वर्चस्व किसका कायम रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, ओवरऑल अगर रणनीति की बात की जाए तो यहाँ कॉन्फिडेंस तो आपकी तरफ से भी दिखाया जा रहा है,
प्रत्याशियों को जिस तरीके से उतारा गया, लेकिन माना ही जा रहा है कि जो दिग्गज नेता रहे उनके कहने पर या फिर यूं कहें कि उनकी चॉइस को यहाँ पर वरीयता दी गई है। तो क्या मानकर चले कि यहाँ पर जो जीत हार का जो फैसला होगा तो क्या उन दिग्गजों की साख पर उसका प्रभाव पड़ेगा, या फिर रणनीति की अगर बात करें तो समीकरण उस तरीके से आपकी तरफ से बैठा दिए गए, आपकी पार्टी की तरफ से नीति और रणनीति इस तरीके से बनाई गई, उसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, जहां तक हमारे प्रदेश की बात है तो हमारे उच्च नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी और हमारे सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष नेता हैं, उन दोनों को मिलाकर के जिम्मेदारी दी गई कि उपचुनाव की सारी तैयारी और सारा संघर्ष वो देखेंगे। आप देखिए कि जिस तरह का ये मामला भाजपा ने फिक्स किया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी की और उसमें उन्होंने जातिगत आधार पर बनाते हुए उन्होंने एक स्थिति बनाई। अब सवाल है कि रणनीति जब बनती है तो जब आपने पहल की है, आपने विकास की बात नहीं की, आपने लोगों की प्राथमिकता की बात नहीं की, आपने शिक्षा की बात नहीं की, आपने स्वास्थ्य की बात नहीं की, आपने पानी की बात नहीं की, आपने किसानों की बात नहीं की, आपने जातिकरण सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपने एक पैमाना फिक्स किया। अब सवाल यह कि राजनीति में रणनीति का जवाब रणनीतिक तौर पर दिया जाता है, तो कांग्रेस ने भी अपनी उसी स्थिति को देखते हुए वहां किया है। और सारी बात यह है कि सारा फैसला हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से ही हुआ है। हमारे दोनों नेताओं ने मिलकर यहां जिनकी सिफारिश की उन्हें टिकट दिए गए और जातीय आधार पर चूंकि भाजपा ने रणनीति तैयार की थी उसका जवाब देने का भी हमने प्रयास किया, लेकिन हमने फिर भी अपनी मान्यताओं में हमारी सरकार के जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय में जितने भी कार्यक्रम थे उसकी पैरवी करते हम चुनाव में जा रहे हैं। और ये तुलना यहाँ के मतदाता करेंगे कि कांग्रेस की रणनीति बेहतर रही, कामकाज बेहतर रहा या इनका रहा। 11 महीने की सरकार भजनलाल जी में उनके विधायक उनकी बात नहीं मान रहे, सांसद उनकी बात नहीं मान रहे, अफसर उनकी बात नहीं मान रहे। आपने अपने मंत्रियों पर अपने संघ के कार्यकर्ताओं को उनको सहायक बना दिए गए। तो जिस तरह का आपने प्रपंच रचा है उससे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये चुनाव, अब सवाल यह है कि विकास का ना होकर जातिगत चुनाव का मुद्दा तो भाजपा ने बनाया है। अगर भाजपा ने बनाया है तो भाजपा इसका परिणाम भोगने को तैयार है, क्योंकि जातिगत मतगणना से, जातिगत व्यवस्था से देश का विकास नहीं होता, प्रदेश का विकास नहीं होता। आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश के विकास के लिए विकासशील प्राथमिकताओं की आवश्यकता है जो भाजपा ने बिल्कुल अनदेखी करते हुए जाति व्यवस्था कायम की। ये भी बहुत अहम है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जाति में उलझकर ये चुनाव रह गया है तो विपक्ष फिर किस लिए बैठा है? विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। अगर इस तरीके से उठाया होता तो फिर जाति में नहीं उलझता ये चुनाव। सवाल इस बात का, उनका एक मंत्री उठा रहा है मुद्दे, उसकी एक बात नहीं सुनी जा रही। किरोड़ीलाल मीणा ने कितने मुद्दे उठाए हैं मुझे बताइए, एक मुद्दा क्या सरकार ने माना? पर सवाल यह है कि जब सरकार को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना ही नहीं और जातीय प्राथमिकता उनकी है तो जातीय प्राथमिकता के आधार पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इसका जनता माकूल जवाब देगी। पंकज जी भी क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, क्योंकि मैं प्रदीप जी से पूछना चाहूंगा, आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी जाति के हिसाब से बांटकर चुनाव लड़ रही है, तो बटेंगे कटेंगे के नारे को लेकर भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है कि ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी इस तरह के नारे को इस चुनाव में उछाल रही है। तो आखिर आप किस चीज को मानने में उतारू हैं कि जातिगत बंटवारा बीजेपी कर रही है कि धर्म के नाम पे बीजेपी बंटवारा करने की कोशिश कर रही है? तो शुरू से कर रही है, धर्म के नाम पे बीजेपी बंटवारा करती है। पर सवाल यह है कि हमने अपनी प्राथमिकताएं तो विकास का दर बात की है। हमारी सरकार ने जिन योजनाओं को छोड़ा था उनको उन्होंने सारी योजनाओं को बंद करते हुए 11 महीने में भजनलाल सरकार ने उस किसी कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। सारे कार्यक्रम राजनीतिक विद्वेष के कारण बंद कर दिए गए। अब सवाल यह है कि और जिस तरह का ये नारा दे रहे हैं, ये नारे तो हिंसक हैं। हिंसक बात, जब धर्म की बात करते हैं तो हिंसा हुई है देश में। आपको इसके इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा ने धर्म का कार्ड खेला है देश में नरसंहार हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है। पर सवाल यह है कि अब लोग इस बात को 10 साल के इस टेन्योर में समझ गए हैं और अब लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे और अब लोकमत के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से वो सरकार को जवाब दे रहे हैं। उसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, किस तरह से डायलूजन भाजपा का संसद में हुआ है। और आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरह की नीति के साथ, जिस तरह के छलावे के साथ भाजपा शासन कर रही है, आने वाले समय में लोग इनको बिल्कुल नकार देंगे और आप नई संभावनाओं को सामने होते हुए देखेंगे। प्रदीप जी, लेकिन जैसा कि आपने जातिगत बात की, साथ ही साथ आपने बात की धर्म की भी, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा भी इन उपचुनाव में टिकटों के वितरण पर छाया रहा। मेरा सवाल पंकज मीणा जी आपसे है। पंकज जी, क्योंकि सत्ता, सियासत और परिवारवाद और जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती, लेकिन इस बार चर्चा रही जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, परिवारवाद वहां भी देखा गया। पंकज जी, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि परिवारवाद की परिभाषा बहुत बार डिस्कशन में रहती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसको परिवार नहीं कहते, वकील का बेटा वकील बनता है तो परिवारवाद नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ता है और मेहनत के दम पे परीक्षाएं पास करके फिर डॉक्टर बनता है। परंतु जब राजनीति में नाकाबिल आदमी केवल अपने पिता, अपने माँ, अपने नाना नानी और नाक के नाम पे, नाक के आधार पे राजनीति में आ जाता है और चुनाव जीतने की कोशिश करता है, तो वहां परिवारवाद की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जो लोग चुनाव जीते और कांग्रेस में आए वो सब चुनाव जीते हैं। गांधी परिवार में जितने लोग राजनीति में हैं वो चुनाव लड़कर गए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। सवाल यह है कि आप उस मान्यता को नहीं मानते, वो परिवारवाद है। और जो चुनाव में मान्यता लेकर संसद बैठे हुए हैं उनके लिए आप कहते हो परिवारवाद है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये सांसद का अधिकार सबको दिया हुआ है। तो फिर इस बात में परिवारवाद की बात आप कैसे करते हैं? उनकी तो बात पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव जीतकर संसद में आए उसके लिए आप कहते हैं परिवारवाद है। किस तरह की व्याख्या है? आदरणीय प्रदीप जी, आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम मुझे बोलने का समय जो मिल रहा है उसमें बोलने दीजिए। ऐसे तो एक दूसरे पर कटाक्ष करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सुनने की क्षमता रखिए, अरे सुनने की क्षमता रखिए। आप तथ्यों की बात कीजिए। आप सिर्फ बात कर रहे हैं एक परिवार की, उस परिवार जवाब मैंने आपको दिया। आप तथ्यों से बात कीजिए। क्या वो चुनाव नहीं जीते? अरे बीपीआई हो जाएगा, राहुल बीपीआई हो जाएगा। अरे भाई साहब, अभी परिणाम आया नहीं है, अभी परिणाम आया नहीं है। उससे पहले बौखलाहट हो रही थी। मेरा काम है कि मेरी बौखलाहट अच्छी नहीं है। तथ्यों की जानकारी अभी 23 तारीख तक इंतजार करिए। 23 तारीख तक आपकी क्या हालत होगी? आज ये हालत हो रही है, आप आज इतने बौखला रहे हैं, तो 23 तक का क्या होगा? प्रदीप जी, आपके शरीर का भी ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। बहुत अच्छा है। बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, कहीं माइग्रेन हो जाए, थोड़ा आराम से कुछ नहीं होगा। परिवारवाद का मुद्दा ऐसा हो गया है। आराम से बैठिए। आप सारे हारने वाले हैं, आप सारे चुनाव हारने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीर खराब कर रहे हैं। तो तथ्यों की बात करें। ठीक है योगेश जी, सवाल आपसे, क्योंकि पूरे अगर उपचुनाव की बात करें हम तो यहाँ पर एक सेकंड, पंकज जी आपको समय दिया था, आप उलझ के रह गए। अरे मैं क्या उलझ गया? वो बोलेंगे तो उलझेंगे। जवाब दीजिए ना। ठीक है, अगर आपको मेरे को लगातार बोलना तो मैं बोलता रहता हूँ। अगर आपको करना है तो उनको कंट्रोल करिए। वो बेचारे अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बीपीआई कर रहे हैं। मैं परिवारवाद की जब बात चली तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, शीशराम ओला जी एक जमाने में जाटों के बड़े नेता हुआ करते थे और कुछ कारणों समीकरणों से और कुछ अपनी काबिलियत के दम पे जीतते थे। विजेंद्र ओला ने कौन सा से वहां तीर मारा, कौन सा नारल फोड़ा जो वो वहां टपक गए। और चलो विजेंद्र ओला जी ने किया, आज फिर उनका अमित गोड़ा। आप पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं और केवल इसलिए आ रहे हैं कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था। ये परिवारवाद है और इसका वहां की जनता विरोध भी करती है। फिर 1996 से लेकर अब तक जीते क्यों नहीं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? झुंझुनू की बात कर रही हूँ, ओला परिवार की बात आप कर रहे हैं ना? केवल मैं झुंझुनू की मैं नहीं कह रहा, मैं आपको और 4 सीट बता सकता हूँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जीती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी राजस्थान के अंदर स्थिति में नहीं है। राजस्थान में लगातार भारतीय जनता कर रही है। और जहां तक मुद्दों की बात कर रहे हैं, अब मैं मुद्दों की बात पे आता हूँ। इन्होंने मुद्दों की बात बड़ी छेड़ी। उसी झुंझुनू की बात कर रहा हूं जब 26 साल पहले यमुना जल समझौता हुआ था और 26 साल में आप 3 बार मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत जी। क्यों नहीं झुंझुनू की जनता को पानी देने का काम किया? हमारे माननीय भजनलाल जी की नेतृत्व की सरकार आई, केवल 11 महीने के अंदर हमने झुंझुनू का जो यमुना जल समझौता है उसके माध्यम से 3 मरु प्रदेशों को पानी पिलाने का काम किया और वो योजना जल्दी धरातल पर आने वाली है। पूरे 5 साल आप ईआरसीपी के ऊपर नाटक करते रहे। 13 जिलों के अंदर ये ईआरसीपी की योजना थी। क्यों? भजनलाल जी की सरकार के आने के बाद 10 महीने के अंदर ही काम किया। और आज ईआरसीपी का ही कारण है कि 200 हो चाहे रामगढ़ हो, हम उन सीटों के अंदर बहुत बड़ी बदल दे रहे हैं और जनता जानती है कि ये भजनलाल की सरकार ईआरसीपी लागू करके रहेगी। लेकिन काम पर कितना जनता ने भरोसा जताया है, वो परिणाम आ जाएंगे, वो पता चल जाएगा। आज जो ट्वीट अपील भी की गई थी दीपिका, वो भी काम के सहारे ही की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और योगेश जी भी बने हुए हमारे साथ लगातार। योगेश जी, सवाल ये है कि बार बार यही जिक्र हो रहा है कि उपचुनाव जातियों में उलझ कर रह गया है, जातियों में उलझ कर रह गया है। लेकिन अगर बीते कुछ समय की बात करें और ट्रेंड देखें राजस्थान में उपचुनाव का, तो वो अलग रहा है। इस बार का कितना अलग है और क्यों ये जातियों में उलझ कर रह गया है? इसका क्या प्रमुख कारण समझ में आता है? हर बार के ट्रेंड से कितना अलग है इस बार का चुनाव, उपचुनाव? देखिए, जातियों में उलझ कर इसलिए रह गया क्योंकि जातीय आधार पर जब टिकट बंटवारा पहले ही हो जाता है, चयन हो जाता है और मुख्य दल उसी सोच के अनुरूप टिकट देते हैं, तो जातियों में बंटकर चुनाव रह जाता है। और यही कारण है कि कितनी भी बात करें, कितने भी बड़े दल कि हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन जब टिकट चयन
और तमाम जो कहा जा सकता है चुनाव की रणनीति जब जाति के इर्द गिर्द बुनी जाती है तो अपने आप ही साबित हो जाता है। और ये चुनाव, उपचुनाव, 7 उपचुनाव, पहली दफ़ा तो सबसे बड़ी बात है कि 7 उपचुनाव, इतनी बड़ी तादाद में उपचुनाव एक साथ होते नहीं है जी। तो राजस्थान में हो रहे हैं, ऐसा कम होता है। 4-5 चुनाव उपचुनाव हमने देखे हैं, 7 जगह पे उपचुनाव होना अपने आप में बड़ी बात है। और ये दूसरा सबसे बड़ी बात, इनमें से एक सीट पर केवल भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, वो सलमपुर की सीट थी। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद वहाँ पर चुनाव हो रहा है। और आपको ध्यान होगा गहलोत सरकार के वक्त जब उपचुनाव हुआ था तब उनको बहुमत की दरकार थी और रामगढ़ सीट जो साफिया खान जुबैर ने जीती, उसके बाद वो कंफर्टेबल स्थिति में उस समय राजस्थान की विधानसभा में आए थे। तो यहाँ जो उपचुनाव है, 7 उपचुनाव, ये बीजेपी अगर एक सीट से अधिक जीतती है तो बीजेपी अपने आप ही, राजस्थान सरकार जो है, भजनलाल सरकार है, वो कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी। वो इसलिए आ जाएगी, वो पॉलिटिकल कंफर्टेबनेस मुख्यमंत्री के लिए होगी, वो पॉलिटिकल फायदा खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए होगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात कि एक चीज, क्योंकि आपको ध्यान है कि शुरुआत में बीजेपी के अध्यक्ष, प्रभारी सभी ने कहा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, खोने को कांग्रेस के पास है, खोने को आरएलपी के पास है, खोने को बीएपी के पास है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो ऐसे में सीटों में अगर एक सीट से अधिक बढ़ोतरी होती है तो जो सीट वो बढ़ेगी वो या तो आरएलपी की छिनेगी, बीएपी की छिनेगी या कांग्रेस की छिनेगी। तो यहाँ सीधा सीधा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए है, यहाँ सीधा सीधा चैलेंज आरएलपी के लिए है, जहाँ सबसे ज़्यादा कठिन संघर्ष में ये दोनों पार्टियाँ नजर आती है। तो कहा जा सकता है कि 3 टिकटें पूरी तरह सांसद के कहने से कांग्रेस पार्टी ने दी है। वंशवाद की जो आपने बात की इतनी देर में, तो वो इस चुनाव में गौण हो जाती है चीज़ें, क्योंकि बीजेपी ने भी सलमपुर में ठीक वैसा ही टिकट दे दिया, दौसा में भी ठीक उसी तरह उसी पैटर्न पे टिकट दे दिया, तो वंशवाद वाली कहानी तो अलग हो गई। कांग्रेस ने भी दे दिया, कांग्रेस तो खैर उस पैटर्न पर चलती है, वंशवाद उनके पार्टी का फार्मूला है। तो कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन माइलस्टोन होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर एक सीट से अधिक जीतते हैं तो सीधा सीधा मदनलाल सरकार के कामों को पर जनता की मोहर लगेगी। और जिस तरह से सीएम ने प्रचार किया था, रोड शो किए थे, वो ये साबित करता है कि पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने कितनी गंभीरता से लिया। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए तो प्रतिष्ठा का चुनाव है ही, क्योंकि जाट बेल्ट में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो सीधे सीधे किसान नेता डोटासरा के लिए, जो कांग्रेस पार्टी के स्थापित नेता है, उनके लिए चैलेंजिंग चुनाव है। अलवर का रामगढ़ का चुनाव टीकाराम जूली के लिए। लेकिन पर्दे के पीछे ये पूरा चुनाव सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह सरीखे जो नेता है उनके लिए बड़ा दारोमदार होगा। ठीक उसी तरह किरोड़लाल मीणा और कहा जा सकता भूपेंद्र यादव सरीखे जो बड़े नेता है, उनके लिए चैलेंजिंग ये चुनाव रहेगा। उनकी साख अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दाव पर है। बीजेपी सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फील गुड किसके लिए होता है और फील गुड किसके लिए नहीं होता है, और बाद में आने वाली पॉलिटिक्स इस चुनाव के बाद किस तरह की अलग अलग दलों में रहती है, ये बहुत ज़्यादा गौर करेगा इस पूरे चुनाव पर। तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनके लिए तो लिटमस टेस्ट है, क्योंकि उनके लिए पहला ही उनको अध्यक्ष बनने के बाद इतने बड़े कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल योगेश जी, टिकटों के वितरण से लेकर के चुनावी रैलियों तक और आज मतदान तक बयानों के तीर भी खूब चले, डांस पॉलिटिक्स भी हुई और अब दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर। आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल